In fact, anybody who is poor in India today, right, when he looks at the extreme wealth that a limited number of people have, in some way he feels the same thing that you feel. That what is going on? How is it that these 5 people have lakhs of crores and I have nothing to eat? राहुल के विदेश दौरे पर शुरू हुआ सियासी कलेश। You can only cut hatred with love and affection. And I was surprised at how easy it was to erase hatred in India. I was shocked. I didn't imagine that भाई इधर से उधर चलने से इतना असर पड़ेगा. I didn't imagine. देश में मोहब्बत की दुकान, विदेश में देश का अपमान। देश के ऊपर कीचड़ उछालना ही उनका एक काम रह गया है। अंतर देखिए, जब राहुल जी बाहर गए तब उन्होंने देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, देशवासियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। और मैं एक तरह से कहूं, जो साख भारत की आज पूरी दुनिया भर में बढ़ रही है, उसको कहीं ना कहीं गिराने का काम लगातार राहुल गांधी जी करते हैं। और राहुल के अजब गजब बयान पर क्या घिर गई कांग्रेस? 50 साल पहले कांग्रेस ने इस देश को गरीबी हटाने की गारंटी दी थी। मोदी का भी कटाक्ष, गरीबी हटाओ नारे की दिलाई कांग्रेस को याद। गरीबों के साथ किया गया कांग्रेस का सबसे बड़ा विश्वासघात है। 24 की लड़ाई अब गरीबी के मुद्दे पर आई। Right, Indian people, as you yourself have said, they don't believe in this stuff. They don't believe in hating each other. They don't believe in killing each other. This is a small group of people who have got control of the system, who've got control of the media, and who are fully supported by, बीजेपी का कटाक्ष, मोदी बढ़ाते मान, राहुल करते अपमान। राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं है। और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है, जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। राहुल ने क्यों कहा मुसलमान और दलितों के हालात एक जैसे? it is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them, but in fact it is being done to all minorities. मोदी राज में अल्पसंख्यकों की हालत सुधरी या खराब हुई? कांग्रेस की रणनीति रही है कि गरीबों को भरमाओ, गरीबों को तरसाओ। यहां राजस्थान के आप लोगों ने भी इसका बहुत नुकसान उठाया है। मोहब्बत की दुकान, देश का अपमान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मुद्दे की बात देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। 24 के लिए मोदी और राहुल के बीच जंग तेज हो गई है। राहुल के विदेश दौरे पर अब सियासी क्लेश जो है वो शुरू हो गया है। एक तरफ तो देश में मोहब्बत की दुकान खोले जाने की बात कह रहे राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर थे और अमेरिका में भी उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोले जाने की चर्चा का जिक्र किया। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। तो वहीं राहुल गांधी के इस अमेरिका दौरे के दौरान जब वो सभा को संबोधित कर रहे थे तो वहां खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस वादे की याद दिलाई जो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा एक समय दिया था राजस्थान के अजमेर में। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल साथ होगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा आज अजमेर दौरे के दौरान, सुनाते हैं आपको, सुनिए। 50 साल पहले कांग्रेस ने इस देश को गरीबी हटाने की गारंटी दी थी और ये
गरीबों के साथ किया गया कांग्रेस का सबसे बड़ा विश्वासघात है। कांग्रेस की रणनीति रही है कि गरीबों को भरमाओ, गरीबों को तरसाओ। यहां राजस्थान के आप लोगों ने भी इसका बहुत नुकसान उठाया है। साथियों, कांग्रेस ने किस तरह देश की करोड़ों महिलाओं और बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किया, इसका उदाहरण कांग्रेस के समय चीला टीकाकरण अभियान है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो देश में टीकाकरण का दायरा सिर्फ 60% के आसपास ही पहुंच पाया था। उस समय कांग्रेस के शासन के काल में 100 में से 40 गर्भवती महिलाएं और बच्चे ऐसे होते थे जिन्हें जीवन रक्षक टीके नहीं लग पाते थे। अगर कांग्रेस सरकार होती तो देश में टीकाकरण की कवरेज 100% होने में 40 साल और लग जाते और कितनी पीढ़ियां बीत जाती। तो देश का अपमान, इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। सुधा मिश्रा है हमारे साथ, कैप्टन साहब हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ सुधा मिश्रा नेता हैं कांग्रेस पार्टी की। आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं रमेश मोहन श्रीवास्तव और प्रेम कुमार सर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। लेकिन शुरुआत आप ही के साथ कैप्टन भदौरिया, किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी के इस भाषण को जो अमेरिका में उन्होंने आज दिया? धरती पे जाके मोदी का नाम लेते तो शुरुआत आज लास्ट में उनकी अपने देश का ही टोल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आपके ऑडियो में कोई इशू आ रहा है सर, उसको ठीक करवा लेते हैं। सुधा मिश्रा भी हमारे साथ है। सुधा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 50 साल पहले इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का, लेकिन वो नारा साकार नहीं कर पाई कांग्रेस सरकार में रहते हुए। और टीकाकरण को लेकर भी प्रधानमंत्री ने निशाना साधा कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 40 साल और लग जाते देश में टीकाकरण को एग्जीक्यूशन होने में। सुधा मिश्रा जी, आप सभी को नमस्कार। प्रेम सर को नमस्कार। हाँ। बिल्कुल जो आदरणीय मोदी जी कह रहे हैं, बिल्कुल अभी जितनी दवाइयां और वैक्सीन बनी है वो अपने घर से बनवा के लाए थे। हाँ। या ननिहाल से बनवा के लाए होंगे। सारे डॉक्टर और सभी 7 सालों में पैदा हो गए और बन गया सब कुछ। हाँ। ये सब बातें जो हास्यात्मक मतलब हास्यास्पद बातें होती हैं, उससे आप लोग उससे उसी का लाइन भी चलाते हो। जाहिर सी बात है, मतलब अगर इस देश में विकास न किया गया होता तो आप इतनी जल्दी क्या वैक्सीन ना लेते क्या? एक नॉर्मल व्यक्ति भी कह देगा कि अगर हमारे पास सुविधाएं न होती, डॉक्टर न होते, हमारे वैज्ञानिक न होते तो वे ना कर पाते। कौन सी दुनिया में हम जी रहे हैं? कैसी कैसी हम बातें करते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि इंदिरा जी ने गरीबी का, बिल्कुल इंदिरा गांधी ने दिया जो किया वो किया। आप 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हो 5 किलो अनाज फ्री में, आपने तो गरीबी खत्म कर दी। इतने शान से आप मंचों में कहते हो कि 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं और परिवार जीवित रह रहे हैं। ये इस तरह के दोहरे चरित्रों के साथ जनता को कब तक देखो। 9 साल से सरकार में होने के बाद भी आज भी सारा दोष कांग्रेस का है। मतलब आप सीखो, आप चलो, आप बैठो। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। पहले यूके में जाके देश का अपमान करते हैं, अब अमेरिका में जाके देश का अपमान करते हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर, मुझे पता है आपकी लाइनें रटी रटाई हैं। नहीं, रटी रटाई नहीं है मैम लाइनें। नहीं, मैं बता दूं उत्तर दूं, उसको सुन लीजिए। आप सवाल तो सुन लीजिए, आप तुरंत विश्लेषण कर देती हैं कि मेरी लाइनें रटी रटाई हैं। क्यों ना कहें, आप लोग जो लाइन चला रहे हैं कि इंदिरा गांधी और न जाने दूसरे चैनलों का बोझ लेके आ जाती हैं आप मैम, यही दिक्कत है। वैक्सीन इंडिया वॉइस से निष्पक्ष तरीके से सवाल पूछे जाते हैं तो निष्पक्षता तब होती है। दूसरे चैनल्स का बोझ मत रखिए सर पे मैम, प्लीज गुजारिश है मेरी आपसे। शिवम जी बोलने दीजिए। जी बोलिए, बोलिए मैम, बोलिए। उत्तर में दूंगी, बोलिए। अगर बोझ होता कि आप निष्पक्ष होते, 2 बातें होती हैं। आप बोलते कि कांग्रेस के राज में ये हुआ था, भाजपा में ये हो रहा है। मैं बोलूंगा, अभी सब बोलूंगा, अभी बोलूंगा मैं। कह रहे हैं
हैं कि पूरा मोदी घंटा जी भर ने ये हमारे कहा, पास। मोदी जी ने कहा, मोदी जी जितना झूठ बोल सकते हैं, सत्यभाषी जो गलत बयानी कर सकते हैं करते हैं। जनता के सामने क्या बोलना, और काम आप बोलो ना कि मैंने ये काम किया है, आप बताओ जनता को, क्यों नहीं बताते हैं आप? आपने जितने वादे किए थे, क्या उनमें से कोई वादा पूरा किया? प्रश्न ये होना चाहिए। कांग्रेस को जिस समय जो जरूरत थी वो किया गया। आपको अगर घर बनाना है शिवम जी, तो पहले प्लाट खरीदोगे, पहले लाके वहां पे पौधे लगा दोगे कि हमें चढ़ना है, सीढ़ी बना दो। पहले सीढ़ी नहीं बनाओगे, पहले प्लाट के लिए जमीन देखोगे, जमीन की नींव खुदवाओगे, तब मकान पे तैयार होगा। आप लोग तो हवाई बातें करते हो कि पहले ही वैक्सीन बना के मिल गया होता, 7 साल पहले न हो पाता, न ये ऐसा हो पाता। कैसी कैसी बातें आती है इस देश में। जब देश स्वतंत्र हुआ, पूरा विश्व कह रहा था कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हो सकता है 5 साल के बाद भारत फिर से किसी के गुलाम बन जाए। लेकिन जो हमारी नीतियां थी देश को आगे करने की, उसमें जो जरूरी चीजें बड़ी बात कह दी मैडम आपने। आपको कैसे लगता है कि भारत 5 साल बाद फिर से गुलाम बन जाएगा सुधा मिश्रा? क्या पूरी बात सुनते नहीं है क्या आप? नहीं, आप देश के स्वतंत्र होने के बाद वैश्विक रूप से बाकी देशों को ऐसा लग रहा था। प्रेम कुमार सर बैठे हुए, पूछिएगा क्या ऐसी वैसी बातें नहीं हो रही थी? तो कम से कम बातें पूरी सुनिए, तब उस पर रिमार्क करिए। मैंने जो बात कही कि देश के स्वतंत्रता पाने के बाद हमने देश में कितना विकास किया, कैसे किया और नीतियां क्या थी। आप जानते हैं गुटनिरपेक्षता लाने वाला व्यक्ति कौन था, जिसने इस देश में, इस छोटे से देश में, जिसने स्वतंत्रता के बाद अपने को खड़ा किया, उसने देशों को इकट्ठा किया और आज उन नीतियों की हम बातें करते हैं। तो जिस देश में जब जरूरत थी वो काम किया गया, ऐसे प्रश्न नहीं खड़े किए गए कि इसके पहले हमारे पूर्वजों ने क्या नहीं किया, क्यों किया, क्यों हम स्वतंत्र हो गए, कैसे हम गुलाम बन गए, इसकी बात नहीं की गई। बात की गई कि अब हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आज की तरह नहीं कि सरकार बनने के बावजूद सारा रखोगे आप बंदूक किसी और कंधे पे चलाते रहोगे। अरे भाई 9 साल की सरकार आपकी हो चुकी है, आपने क्या किया है उसके बाद, इसका उत्तर दीजिए। जो वैश्विक महामारियां आती हैं उसमें किसी को बताइए, कोई नहीं आता पैंडेमिक। अगर हमारा वैज्ञानिक, हमारा डॉक्टर, हमारे चिकित्सक तैयार न होते तो हम कुछ न कर पाते। सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, हमारे चिकित्सक, डॉक्टर और जो वैज्ञानिक रूप से आगे थे उन्होंने किया। उससे कहिए कि हाँ हमने उसमें और बढ़ोतरी की, हम उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहे हैं। आप क्यों दूसरों को दोष देते कि उसने नहीं किया? जितने टीकाकरण के रूप में जितने आज तक महामारियां आई हैं, हमने अपने आप को आगे बढ़ाया है, हम पीछे नहीं गए हैं। लेकिन आप लोगों की बातों में सिर्फ होता है कि हमने कर दिया, वो न कर पाते। अरे हमने ही तैयार की थी जमीन, तभी आप कर पा रहे हैं। 7-8 मिनट आपने ले ली है, मैं सवाल करूं? हाँ बिल्कुल, प्लीज। थोड़ा और रह गया तो पूरा कर लीजिए आप, नहीं तो आप ब्लेम कर देंगे तुरंत। आप ब्लेम दिमाग में सोच के आती हैं। बिल्कुल नहीं, आप लोग ऐसे प्रहार करने से पहले प्रश्नों को पूछिए, इस सवाल नहीं करेंगे। आप मना कर दीजिए, कांग्रेस पार्टी के स्टेटमेंट जारी कर दे कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं से सवाल ना करें कर, हम करना बंद कर देंगे। आप लोग बुलाना बंद कर दीजिए। क्या बंद कर दें? बंद कर दीजिए, आप लोग बुलाना बंद कर दीजिए। आप लोग ऐसे भाषण बुलाइए, अपना करिए। नहीं बिल्कुल, हम तो बुलाएंगे, हम तो बीजेपी का पक्ष भी जानेंगे, हम कांग्रेस का पक्ष भी जानेंगे, हम आम आदमी पार्टी का भी पक्ष जानेंगे। सवाल ये है, बीजेपी कह रही है मैम कि देश का अपमान विदेशी धरती से नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जी बिल्कुल। यूके में भी राहुल गांधी ने इस तरह की बातें कही और अमेरिका में भी कही। अगर शिवम जी आप मेरी बात का सिर्फ इतना उत्तर दे दे कि क्या प्रधानमंत्री जी अगर विदेशी धरती पे कुछ कहते हैं तो देश का अपमान है कि नहीं है? हाँ या ना? ठीक है, ये सवाल ले लेते हैं हमारे साथ कैप्टन भदौरिया साहब। नहीं, आप बताइए कैप्टन भदौरिया। नहीं, ये सवाल तो मैंने बीजेपी का सवाल आपसे किया था, मैं आपका सवाल अब बीजेपी से कर लेता हूं ना। मैं पार्टी नहीं हूं ना मैम, बीजेपी का सवाल आपसे किया, अब सुधा मिश्रा का सवाल कैप्टन भदौरिया से कर लेता हूं। कैप्टन भदौरिया, प्रधानमंत्री विदेशी धरती पे बोले तो सब ठीक है और राहुल गांधी बोले तो आप बात का पतंगड़ बना देते हैं, ये कहां तक जायज है? प्रधानमंत्री ने जब भी अगर कुछ बोला है तो देश के हित में बोला है। विदेशी धरती पे प्रधानमंत्री ऑडियो बढ़ाइए कैप्टन भदौरिया। हाँ जी सर, आवाज आ रही है? आ रही है सर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेशी धरती पे गए हैं तो देश का अवमान बढ़ाया है। आज सभी सारे देश में भारत का झंडा ऊंचा कर रहे हैं। आप देखिए कि आज G20 की हम मेजबानी कर रहे हैं। कांग्रेस कभी सोच सकती है कभी इस तरह की कोई मेजबानी भी करेंगे G20 देशों की? नहीं, क्योंकि इनकी सोच ये नहीं है। इनकी सोच सही है जो आज राहुल गांधी ने जिस तरह से जाके कहा है कि मुसलमानों की और दलितों की स्थिति हिंदुस्तान में बहुत खराब है, तो इनकी सोच शुरू से यही रही है। इनों का एजेंडा ही यही रहा है कि जाति, धर्म, पंथ, मजहब में बांटो और सत्ता हासिल करो। आज भी वही इनकी सोच है, मगर ये आज इसमें सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि देश इस बात को समझ चुका है कि कांग्रेस ने इतने सालों में सिवाय हमें लूटा है, भरमाया है, जाति पंच में बांटा है और इनसे ज्यादा कुछ नहीं किया है। कांग्रेस कह रही है बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है पूरे देश में।
हिंदू मुस्लिम की वोट बैंक की राजनीति करते हैं आप लोग। आप देखिए, देश का बंटवारा हुआ, हाँ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उस टाइम के जो है ना गृह मंत्री थे, उन्होंने पूरे देश को एकजुट किया। जो राजा नहीं भी साथ आना चाहते थे उनको भी लाए, मगर नेहरू जी को सिर्फ एक दिया था, जम्मू एंड कश्मीर। उसकी हालत इन्होंने क्या बना के रखी थी कि 47 में देश इस सवाल का जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी विदेशी धरती से बोले तो सब ठीक है, राहुल गांधी बोल नहीं सकते, राहुल गांधी पे बैन कर दिया है क्या? राहुल गांधी बोलते हैं उसमें देखिए, वो प्रधानमंत्री बोले उसमें अंतर क्या है? राहुल गांधी देश को ट्रोल करते हैं, देश को बदनाम करते हैं, हमारे संविधान को वहां ताक पर रखते हैं, हमारे संविधान को गाली देते हैं। नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए तो प्रधानमंत्री विदेशी धरतियों पे जाते थे ना सर, जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी देश में, याद है आपको 2014 से पहले का वक्त? बिल्कुल बिल्कुल, हमें एक एक शब्द याद है। हाँ। और उस टाइम जो कहा था उस शब्दों को आप तो एकाध शब्दों को, एकाध अफसाने कह दीजिए पुराने वाले। हम बता रहे हैं ना आपको तो सब याद है, सबको, आपके सब ऑनलाइन है, सब हाँ। पढ़ सकते हो कि उस टाइम जो शब्द कहे थे उनकी तुलना और राहुल गांधी के शब्दों की तुलना करके देख लेंगे तो आपको उसका पूरा फर्क नजर आ जाएगा कि राहुल गांधी आज क्या कह रहे और प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। प्रधानमंत्री ने कहा होगा तो देश के अपमान में कभी नहीं बोले हैं, देश के सम्मान के लिए बोले, मगर ये तो जान के देश का अपमान कर रहे। जब पिछली साल जब किसान वाले इन्होंने बैठाए तो मियां खलीफा कौन ऐसे लोगों को ये ले आए, क्योंकि इन्होंने 70 साल देश को लूटा है, वो सारा पैसा विदेशों में जाके इकट्ठा किया है। आज वो पैसा देश को टोल करने में खर्च कर रहे हैं। जब ये जाते हैं विदेशों में, क्या इनको जो मंच मिल रहे क्या ऐसे ही मिल जाते हैं राहुल गांधी को? अरबों रुपए वहां खर्च कर रहे हैं देश को बदनाम करने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए, भारत के संविधान को गाली देने के लिए। ये राहुल गांधी का पूरी कांग्रेस का चरित्र बन चुका है। इन्होंने कहा कि हमने प्लेटफॉर्म, अरे आपने क्या प्लेटफॉर्म बनाया था? जब वैक्सीन हम लेके आए, अथक प्रयास किया, 9 महीने में हम वैक्सीन ले आए। बड़े बड़े देश नहीं ला पाए थे और हम लाए, बहुत अच्छी लाए। उस टाइम भी राहुल गांधी ठीक है, सुधा मिश्रा जल्दी से विरोध प्रेम सर के पास जाऊंगा। ये ठीक मोदी है, वैक्सीन, ओके सर, 2 सेकंड और लेंगे, ये मोदी वैक्सीन है, ओके, तो कोई नहीं सुधा मिश्रा। अगर इनके कहने अनुसार देश आपने जवाब सुन लिया मैम। जी बिल्कुल, अगर ऐसे ही बहस करनी है तो कोई मतलब ही नहीं बिना बेसिर की बात करनी है। ये वैक्सीन कहाँ से खोद के लाए थे? चिकित्सकों ने और डॉक्टरों ने किया ही नहीं थी। कांग्रेस राहुल गांधी अरे प्लीज सर, कम से कम देश के स्वाभिमान चिकित्सक डॉक्टरों पे ऐसे प्रश्न चिन्ह आप लोग मत खड़ा करिए। कांग्रेस पूछ रही है वैक्सीन किसने बनाई थी? वैक्सीन मोदी ने बनाई थी या देश की जो लेबोरेटरीज है उन्होंने बनाई थी? नहीं, पहली बार मोदी जी का फोटो छपा था किसी वैक्सीन पे, ये पहली बार हुआ था। ये हो रहा है, ये इन लोग का काम सीरम किया हुआ इंस्टीट्यूट है। ऑफ इंडिया ने वैक्सीन बनाई थी या वैक्सीन प्रधानमंत्री की किसी कंपनी ने बनाई थी? ने जरूर बनाई थी, मगर उसमें प्रधानमंत्री की अगर ठीक है, प्रेम कुमार सर, तो बना ही नहीं प्रेम कुमार सर, राहुल गांधी गए पहले यूके, यूनाइटेड किंगडम, लंदन, अब राहुल गांधी गए हैं अमेरिका। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी कह रही है उन्होंने गलत क्या कहा है? जो हिंदुस्तान में उनके साथ हो रहा है, जो हिंदुस्तान में घटित हो रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ, जो दुर्व्यवहार बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है बकौल राहुल गांधी, वो उन्होंने वहां बताया। तो उसमें गलत क्या है? हिंदुस्तान का अपमान कहां से कर दिया? शिवम जी देखिए, राहुल गांधी वैसे ही बोलते हैं, चाहे वो देश में बोले या विदेश में बोले। एक प्रवृत्ति सीधे दिखती है कि सुबह से शाम तक लगभग 20 बीजेपी के मंत्री नेता सबकी बाइट आने लगती है, एएनआई देने लगता है और आप सब चलाने लग जाते हैं। ये सामान्य प्रवृत्ति है। लेकिन देश की राजधानी में महिला पहलवान बैठी हुई है, उस मुद्दे पर पत्रकार सवाल लेकर पूछते हैं तो मंत्री कैसे भागती हैं वो भी सबके सामने है। 11 महिला मंत्री हैं, कभी किसी ने एक शब्द नहीं कहा। और प्रधानमंत्री हैं, यहीं पर यहाँ नए सदन का उद्घाटन होता है, लेकिन उस पर किसी को बोलने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन राहुल गांधी कहीं कुछ बोल रहे हैं, जो देश के सांसद भी अब नहीं रह गए हैं, वो उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी तो सांसद भी नहीं है, वो देश में बोले कि विदेश में बोले, अगर देश के विरोध में बोल रहे बंद कर दीजिए, अंदर कर दीजिए। लेकिन जो महिला पहलवान बाजी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, उस पर बोलने के लिए आपके पास ये बाइट देने के लिए समय नहीं है। आप पत्रकारों को छोड़कर भाग रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। ये नजारा जो है देश ने पहली बार देखा है।
इसलिए मैं कहूंगा कि राहुल गांधी ने क्या कहा, क्या कंटेंट में कहा, उसका कंपैरिजन तो हम हमेशा करते रहते हैं, लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल है जिस पर बोलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो चुप क्यों है, खामोश क्यों है, क्यों नहीं तोड़ रहे हैं खामोशी। जी ठीक है, हमारे साथ रमेश मोहन साहब भी हैं, नेता हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। रमेश मोहन जी, बहुत स्वागत है। रमेश जी, कैसे देखते हैं राहुल गांधी के इस भाषण को? इसमें कोई भारत विरोधी वक्तव्य आपको लगा जो देश के हित में ना हो, देश के अहित में हो, जो राहुल गांधी ने अमेरिका की धरती से बोला हो, सरजमी से बोला हो? विदेशी हाँ, रमेश जी आ रही है आवाज। कोई नेटवर्क इशू हो रहा है सर कोई नेटवर्क इशू हो रहा है, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है सर, कट कट के आ रही है। मुझे लगता है जितने भी पैनलिस्ट हैं उनको भी आवाज नहीं आ रही होगी। लेकिन सुधा मिश्रा, आपके लिए तो काफी अच्छी बात है ना ये। देखिए, राहुल गांधी कुछ भी बोल रहे हैं। अभी प्रेम कुमार सर ने इतनी बड़ी बात कही कि वो अभी अब सांसद भी नहीं रहे, 2 साल की सजा के ऐलान के बाद वो अब सांसद भी नहीं रहे, और वो जो भी बोले हैं, हिंदुस्तान से बोले हैं या हिंदुस्तान के बाहर अमेरिका से बोले, लंदन से बोले हैं, न्यूजीलैंड से बोले हैं, वो बीजेपी के लिए मुद्दा बन जा रहा है और बीजेपी उसे हाईलाइट कर दे रही है। यानी कि ये बात तो है कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ और बीजेपी के लोग राहुल गांधी को सुन रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये आपके लिए काफी मतलब सेहतमंद बात है, तो राहुल गांधी को कम से कम बीजेपी के बड़े लोग, प्रधानमंत्री, बीजेपी के दिग्गज नेता सुन रहे हैं और आके देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे रहे हैं। शिवम जी, दिक्कत इस बात की नहीं कि हमारे टॉनिक और सेहतमंदी क्या बना रही है। मेन बात यह है कि जो डर है भाजपा का, हाँ। इसकी जो ट्रोल कंपनियां, 2 रुपए की जो ट्रोल कंपनीज हैं, जो बस चीजों को अपने फेवर में करने के लिए तैयार रहती हैं, और कितना उनका झूठ पकड़ा जाता है, ये भी हम देखते हुए आए हैं। आप जानते हैं कि जब उन्होंने संबोधित किया था सियोल में प्रवासी भारतीयों को, प्रधानमंत्री जी ने, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि एक समय ऐसा था जब लोग महसूस करते थे कि पिछले जन्म में भारत ने क्या पाप किया था, हम जन्म ले लिए, ऐसा कुछ उनका बयान था। मैं उस बयान को दोहराना चाहती हूँ। उस बयान के बाद भी लोगों ने, भाजपाइयों ने कहा था कि नहीं, ये तो बहुत गर्व की बात है, प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कोई बात नहीं की है। जबकि उसके पहले न जाने कितने महान शिक्षाविद, न जाने कितने वैज्ञानिक, कितने डॉक्टर, कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने वैश्विक रूप से आपके देश का नाम ऊंचा किया था। अभी एक भाषण में हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि वो किसी बाहर देश में गए थे, जहां पे लोगों ने उनसे कहा कि उनके देश के पढ़ाए हुए अध्यापकों ने उनको पढ़ाया है। तो जो अध्यापकों ने पढ़ाया होगा वो बुजुर्ग ही होगा। मतलब आपके देश की महत्ता आपके आने से नहीं, आपके पहले से थी। यहाँ के पढ़े हुए लोग बहुत जगहों पे पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर है, आगे है, प्रबुद्ध है, वैज्ञानिक है, हर जगह पे हैं। आपको अपने हिसाब से चीजों को प्रमोट करना है, अपने हिसाब से खराब करना है। दिक्कत इस बात की है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देश की अवमानना करने की प्रवृत्ति है इनकी, अपने आप को दिखाने की, बस जो हूं मैं ही स्वयं हूँ, आई एम द डिवाइन फ्लेम वाली जो प्रवृत्ति है भाजपा की। इसने इस देश के न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने बिना नाम अपना आगे किए इस देश के लिए काम किया, इस देश के सम्मान के लिए काम किया, अपना नाम तक आगे नहीं आने दिया। ऐसे देश के लोगों पे प्रश्न खड़ा करके अपने आप को सुपीरियर दिखाना, ये इस समय की जो तानाशाही है, जो मानसिक रूप से तानाशाही लोगों में डालने की कोशिश की जा रही है। अगर राहुल जी ने कहा कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो क्या शिवम जी कोई तथ्य ऐसा है जो आप साबित कर सकते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है? आप भी नहीं कर पाएंगे और कैप्टन सर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असल में राजनीति में हो यही रहा है। अगर आप काम कर रहे होते तो आपको राहुल जी के बयानों को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने बयानों, अपने कामों नहीं, बीजेपी ये कह रही है मैडम, बीजेपी का मानना ऐसा हो सकता है कि आपके घर में कोई कलह हो रही है, मान के चलिए, तो आप उसे पड़ोसी के साथ जाके डिस्कस तो नहीं करेंगे, क्योंकि पड़ोसी तो मजे लेगा ना। अच्छा शिवम जी, आप मुझे बताएंगे, आप संचार माध्यम से यहाँ बैठ के शिवम जी मुझसे बात कर रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, न जाने कितने लोग देख रहे होंगे विश्व में। तो अब मैं कह दूं कि शिवम जी आप ऐसे कैसे अमेरिका का नाम ले रहे हैं? अमेरिका का नाम लेना, चलिए अमेरिका बात करते हैं, फ्रांस की बात करनी हो तो फ्रांस से बात करते हैं। कैसे आप लोग बात करते हैं भाई? जब हम वैश्विक स्तर में संचार माध्यमों से इस तरह से जुड़े हुए कि मैं प्रेम सर से चाहूँ तो प्रेम सर अगर अमेरिका में तो बात कर सकती हूँ, और प्रेम सर कहेंगे नहीं, भारत की बात करनी मैं भारत में आके करूंगा, ये तो नहीं होता है ना। आप लोग कैसे मामले को तोल देते हैं भाई? जो बात सत्य है, चाहे वो भारत में कहें,
चाहे वो इंग्लैंड में कहें, चाहे वो शिकागो में कहें, चाहे वो अमेरिका में कहें, बात तो सत्य ही रहेगी ना, कि बात बदल जाएगी। अब ठीक है। दिन रात और आज बदल जो क्या खालिस्तानी झंडे दिखाए गए थे उस पर कुछ टिप्पणी करेंगे आप? देखिए, जब उन्होंने उस झंडे के बाद क्या बोला था कि इसी नफरत में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, उसका आपको जवाब मिल गया होगा, मुझे कुछ टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में उसी चीज को तो तोड़ना है। इस देश में जो विद्वेष, जो कहीं ना कहीं नफरत डाल के इस देश को बांटने, अभी उन्होंने कहा कि पटेल जी ने देश को बांधा। अरे पटेल जी हमारे वो नेता थे जिन्होंने इस देश के एकीकरण में जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मिलके इस देश की एकीकृत में गुट निरपेक्षता के द्वारा बनाने कितने चीजों के द्वारा इस देश का एकीकरण किया, इस देश को बांटा है, बना के रखा, बंटने नहीं दिया। इन लोग का बस चलता तो नेताओं को बांट देते हैं। सोचिए, जो पूरा मंत्रिमंडल एक था उसको बांटने का प्रयास करते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। रमेश मोहन श्रीवास्तव, मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही। रमेश जी, सांच को आंच की ऐसी कांग्रेस पार्टी करी, जो सच है वो बताया, उसमें दिक्कत क्या आनी चाहिए बीजेपी को या अन्य राजनीतिक दलों को? जो देश में उनके साथ हो रहा है वो उन्होंने बता दिया अमेरिका की धरती पे जाके। देखिए आज अपने टॉपिक इंपॉर्टेंट उठा दिया है, देश में भारत का अपमान, यही टॉपिक है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे विश्व में भारत का अपमान तब होता है जब भारत की सीमा पूर्वांचल और लद्दाख के भीतर एक पड़ोसी देश चीन अपने गांव बसा लेता है, बरसता है और पोछा लगाने वाले कपड़े से पानी सुखाने का प्रयास किया जाता है। देश का अपमान तब होता है जब करोड़ों की जनता लेकर के मेहुल चौक से लोग भाग जाते हैं और आप आपको कर देता है। देश का अपमान भी होता है, ठीक है, जब गरीबी की रेखा के नीचे लोग जी रहे हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपकी आवाज हम तक सर प्रॉपर मुकम्मल तरीके से नहीं आ पा रही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के उस पार भी चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। आप कहीं जाएगा मत, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश के अपमान पर बहस लगातार जारी है। तमाम मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा है क्योंकि आज गए थे अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी और राहुल गांधी के बयानों से हिंदुस्तान में सियासत जबरदस्त हो रही है। हमारे साथ सुधा मिश्रा है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया हैं, बीजेपी प्रवक्ता। रमेश मोहन श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। और प्रेम कुमार हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। लेकिन कैप्टन साहब, अभी एक खबर निकाली है हमने और खबर यह है कि 2015 में जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, जब 2015 में प्रधानमंत्री दक्षिण कोरिया के सियोल में गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि पता नहीं कौन से पाप किए जो हिंदुस्तान में जन्म लिया। तो क्या ये भारत का अपमान नहीं है? सीधे सीधे शब्दों में उन्होंने कहा कि न जाने कौन से पाप हमने किए जो भारत में जन्म लिया, हिंदुस्तान में जन्म लिया। ये हिंदुस्तान का अपमान नहीं है क्या? इस पर क्या कहेगी बीजेपी? राहुल गांधी ने कम से कम ऐसा तो नहीं कहा कि कौन सा पाप किया मैंने जो हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुआ। हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि ये शब्द उन्होंने किस बात को लेके कहे। हाँ। उस टाइम देश में इन्होंने क्या हालातें कर रखी थी आपने देखा है। इंदिरा गांधी, तो इस देश की मौजूदा हालात में राहुल गांधी अमेरिका में बोल देते तो दिक्कत क्या होनी चाहिए फिर? मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ। हमारी बात तो दोनों सुन, हमें समय दो तो ठीक है। आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी ने देश को पूरा बंधक बना के और इमरजेंसी लगाई थी। क्या जरूरत आई थी? क्योंकि इससे देश सहमत नहीं था। इंदिरा गांधी के शासन से देश सहमत नहीं था और इन्होंने पूरी मीडिया को, पूरे राजनीतिक दलों को, सबको जेल दिया था और उसका इमरजेंसी लगा के और इन्होंने जबरदस्त अपना शासन लोगों को था। इनके तो उस टाइम के राष्ट्रपति थे, वो उन्होंने बाद में अपना स्टेट दिया था, किताब में भी लिखा था, कहा था कि हमारी इच्छा थी मगर करना पड़ा ये सब कुछ। और उसी का एक आपने और देखा होगा इंदिरा गांधी ने क्या कहा था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, उसमें कहीं सेकुलर नाम का शब्द था। ठीक है। न जाने कौन से कर्म किए प्रेम कुमार सर कि भारत में जन्म मिला। ये बात कही थी साल 2015 में दक्षिण कोरिया में प्रधानमंत्री मोदी ने, जब प्रधानमंत्री बन गए थे। वो ऐसा नहीं था कि विपक्ष के नेता थे, प्रधानमंत्री रहते उन्होंने ये बात कही। और राहुल गांधी कह देते हैं तो बवाल खड़ा हो जाता है। राहुल गांधी कम से कम ये तो नहीं कहते, राहुल गांधी तो कहते हैं कि साहब हिंदुस्तान में देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र के साथ ऐसा हो रहा है। यही बात तो मुद्दे उठा रहे राहुल गांधी, और प्रधानमंत्री कहते तो कोई कुछ नहीं कहता।
शिवम जी, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था वो उनके शब्द किसी के हवाले से थे। थोड़ा सा समझिए कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा था कि लोग ऐसा कहते हैं कि माने हिंदुस्तान में जन्म लेना जैसे गुनाह हो गया, पाप हो गया, जो शब्द हैं वो थे, लोगों के हवाले से उन्होंने कहे थे। लेकिन इसके बावजूद ये कि वो उन्होंने अपने से नहीं कहा था, अपने लिए नहीं कहा था, लेकिन देश से बाहर विदेश की धरती पर कहा था। ये बात मैं उठाना नहीं चाहता हूँ। जो बात कही जानी चाहिए ग्लोबली कहीं भी कही जा सकती है, लेकिन आप अतीत के प्रधानमंत्रियों, अतीत के सरकारों को गुनहगार ठहराने के लिए हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानी शर्मिंदा है इस रूप में पेश कर रहे हैं, तो ये कहीं अधिक गंभीर बात हो जाती है, चाहे आप देश में कहें या विदेश में कहें। और जब प्रधानमंत्री खुद विदेश में कह चुके हैं, तो प्रधानमंत्री जी के प्रशंसकों को, उनकी पार्टी के लोगों को कहने का कोई हक नहीं रह जाता कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा और वैसा क्यों कहा। कानूनन अगर गलत कहा तो आप हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से बात कर लीजिए। एक बात और, वहाँ जो खालिस्तान का नारा या झंडा बुलंद होता है, वहां पर एक बात कहना जरूरी है, इल्जाम राहुल गांधी पर लगाने से नहीं चलेगा। कूटनीतिक रूप पर हिंदुस्तान की सरकार ने अमेरिका से कौन सा प्रतिवाद रखा? कनाडा में भी ऐसा होता है, भारत की सरकार चुपचाप बैठी रहती है। क्यों कनाडा में और अमेरिका से खालिस्तानियों को मदद दी जा रही है और हमारी सरकार कुछ कर नहीं पा रही है? क्यों नहीं बात को बायलैटरल या मल्टीलैटरल या इंटरनेशनल फोरम पर ले जाया जाता है कि विदेशी भूमि से हमारे देश के खिलाफ में कोई भी जो है ऐसा खालिस्तानी विघटनवादी आतंकवादी गतिविधियां नहीं होने देना चाहिए। सारी सरकारों को ये बात माननी पड़ेगी। तो ये खालिस्तान का नारा अगर राहुल गांधी की सभा पे लग रहा है तो इसके लिए दोष राहुल गांधी का नहीं, हमारी सरकार का माना जाएगा। जी ठीक है, ठीक है। रमेश मोहन श्रीवास्तव सर, प्रधानमंत्री कह दें तो कुछ नहीं है और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कहते तो बवाल खड़ा हो जाता है। ये दोहरा चरित्र देश में क्यों सामने आ रहा है? देखिए, ऐसा है, ये दोहरा चरित्र इसलिए बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा कोई चरित्र सामने नहीं आ रहा है। हाँ, बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि 2024 का चुनावी अभियान कोई माने या ना माने शुरू तो हो ही चुका है, तो ये कंपटीशन तो जारी है। लेकिन मैं एक बड़े मुद्दे पर हूं, अपमान पे। मेहुल चौकसी को बुलाने के लिए विमान भेजा गया लाने के लिए, और वो नहीं आया, छोटे से देश ने हमको वापस कर दिया। जब ये खबर आती है कि देश में मीडिया की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, विश्व में जो सूचकांक है उसमें भारत 150 से नीचे है, तो लोकतंत्र की संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। और वो मोदी राज में हुआ है। जब विश्व कुश्ती फेडरेशन इस बात की चर्चा करता है कि हम भारतीय कुश्ती संघ को बैन कर देंगे क्योंकि यहाँ ओलंपिक विजेता पहलवानों के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, तब भी विश्व में देश का अपमान होता है। तो सरकार को इस मसले पर ज्यादा गंभीरता दिखानी चाहिए, बजाय इस मसले के कि विपक्ष के एक नेता ने जाकर के ये कह दिया और जाकर के वो कह दिया। अरे जाकर के कह दिया तो आपकी डिप्लोमेटिक मशीनरी क्या कर रही है? डिप्लोमेटिक मशीनरी उसका जवाब दे। कहने का अर्थ क्या है कि सिर्फ पॉलिटिकल रेटोरिक करके माहौल बनाना है, सब्सटेंस कुछ नहीं चाहिए। क्या आप किसी देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस तरह का वैज्ञानिकों को ज्ञान दे कि बादल में रडार था, बादल थे इसलिए रडार पकड़ नहीं पाया? क्या आप ये उम्मीद करते? इस पर क्या विश्व में भारत की हंसी नहीं उड़ाई गई होगी? नाले की गंदगी से गैस जल सकती है, चाय बन सकती है, क्या इस पर विश्व में भारत की हंसी नहीं उड़ाई गई होगी? और अब देश में आ जाइए, देश में आ जाइए। प्रधानमंत्री का कोई भी बयान होता है, पूरे विश्व के मीडिया में भी रिपोर्ट होता है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कौन बोलता है? AK-56 अर्बन नक्सली कौन बोलता है? क्या ये देश के चुने हुए नेताओं का अपमान नहीं है? और क्या ये खबरें विदेशों में नहीं जाती?
प्रधानमंत्री जी को गंभीर राजनीति का परिचय देना होगा। उसके बाद किसी और पे उंगली उठा सकते हैं, उसके पहले नहीं। ठीक है कैप्टन भदौरिया साहब, जो देश में हो रहा है पहलवान बेटियों के साथ, क्या इससे ग्लोबलाइज बेइज्जती नहीं हो रही भारत की कि एक नेता एक सांसद के चक्कर में पूरी की पूरी सरकार कार्रवाई करने को तैयार नहीं है और बेटियां चली जाती हैं बहाने के लिए अपने मेडल हरिद्वार गंगा नदी में, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। धरने पर बैठे थे अब तक, लाठियां डंडे खाए, घसीटे गए सड़कों पर। इससे भारत की बदनामी नहीं होती विदेशों में? शिवम, आपने देखा होगा हाँ पहले ही दिन से जब इन्होंने आंदोलन शुरू किया, हाँ तो हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हाँ इनके बीच में गए पहले ही दिन आंदोलन में, इनसे बैठ के चर्चा की हाँ और इनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं। इन्होंने कहा एक जांच कमेटी होना चाहिए तो इसकी हाँ। जांच करें। हाँ तो जांच कमेटी उसी टाइम घोषणा होगी, जांच कमेटी बनाई गई। तो जांच कमेटी में वो लोग रखे गए तो खेल संबंध से जुड़े हुए थे, जैसे पीटी उषा जी है, मैरी कॉम है, फोगाट भी। उसमें कोई बीजेपी का ना तो नेता था, ना कोई कार्यकर्ता था, ना कोई मंत्री। उन लोगों ने जांच की और जांच करके खेल मंत्रालय को अपनी को सौंप दी। अब उसके ऊपर कुछ डिसीजन होना था तो उसके बाद तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी की जरूरत पड़ती है, अगर इन पे आरोप सिद्ध होते तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, FIR भी हो जाती, सब हो जाता। मगर ये सब कुछ आने से पहले इन्होंने दोबारा फिर धरना आंदोलन कर दिया और धरना आंदोलन करते ही और सीधे ये कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। FIR होना चाहिए प्रदूषण के पास, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया FIR होना चाहिए, FIR हो गई। FIR के बाद जांच एजेंसियों की बात आ जाती है कि वो जांच करेगी तभी तो देखेंगी इसमें सत्य क्या है, क्योंकि ये केस कोई आज का नहीं है, 10 साल पुराना केस है। किसी के साथ, मैं ऐसे शब्द यूज नहीं करना चाहूंगा, मैं कहूँगा किसी महिला बहन बेटी के साथ अगर कोई दुराचार होता है तो उसका दर्द क्या 10 साल बाद होना चाहिए? और 10 साल तक आप के साथ बैठिए, बातचीत करिए, फोटो खिंचाइए। एक काम कीजिए ना सर, एक काम कीजिए, IPC में अमेंडमेंट करवा दीजिए। इस देश का कानून कहता है कि अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, वो 50 साल बाद भी कहे ना, तो उसकी जांच होगी और कार्रवाई की जाएगी दोषी पर। इस देश का कानून कहता है ये चीज। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि अगर तुरंत FIR होती है, उसमें एक्शन और पॉक्सो एक्ट लगा था, पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट का सुना नहीं है? उसका सगा चाचा कल से मीडिया में चिल्ला के कह रहा है, कल से कह रहा है ना, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। कल से कह रहा है लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सुधा मिश्रा आप मुझे बोलने दिया करें, आप मेरे को सबसे कम बोल देते, मैं चला जाऊंगा चैनल। नहीं बोलिए, आप बोलिए। ठीक है, अभी आधे घंटे पहले सुधा मिश्रा आरोप लगा रही थी कि आपके सवाल रटे रटाए होते हैं, अब आप आरोप लगा रहे हैं। हम पे तो कांग्रेस भी आरोप लगाती है, बीजेपी वाले भी आरोप लगाते हैं प्रेम से। नहीं, अभी सुधा मिश्रा भी कह रही थी कि आप हमें बोलने नहीं देते। अब चलो बैलेंस हो गया, कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि बैलेंस हो गया। जनता समझ रही है कि देखिए दोनों आरोप लगाते हैं पत्रकारों पर, कांग्रेस वाले भी और बीजेपी वाले भी। आपने दूसरे वक्ता को 10 मिनट दिए मुझे, आप बोलिए भदौरिया साहब, बोलिए। पूरा समय आपका है, पूरा समय आपका है। मैं वही कह रहा हूँ कि जब FIR हो चुकी है, हाँ, जांच एजेंसियों का उनका अपना अधिकार है, वो जांच कर रही। और आप जिस पॉक्सो एक्ट की कह रहे, उसका रियल चाचा लड़की का कल से मीडिया पे चिल्ला के कह रहा है कि मेरी भतीजी को घसीटा गया है, इसका कोई इन्वॉल्व ही नहीं है, और उसको नाबालिग बता रहे, वो तो 21 साल की है। आप किसकी बात मानोगे? जिन्होंने उसका झूठा नाम लिखाया है उनकी मानोगे या उसके रियल चाचा की बात मानोगे? किसकी मानोगे आप? और उसके पिता कह रहे हैं कि वो जो बर्थ सर्टिफिकेट है जो उनकी पुरानी वाली बेटी का था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी बात कौन मानेगा? ये तो जांच एजेंसी क्लियर करेंगे ना। नहीं, आप तो चाचा की बात मान रहे थे अभी, आप तो अभी चाचा की बात मान रहे थे। हाँ तो बिल्कुल चाचा ही कहेगा कोई मानी जाएगी, चाचा कहेगा कोई मानी जाएगी। सुधा मिश्रा, हम और आप इसका नहीं करेंगे, या जांच एजेंसी इसको क्लियर करेगी या न्यायपालिका क्लियर करेगी। ओके सर, अभी तो आप चाचा की बात मान बैठे थे ना सर, अब आप जांच एजेंसियों पे आ गए। जब मैंने पिता का स्टेटमेंट आपसे कहा तो आप जांच एजेंसियों पे आ गए। नहीं, पिता का स्टेटमेंट पिता हो सकता है, पिता भी झूठ बोल रहा हो सकता है चाचा भी झूठ बोल रहा हो। करेगी ना, और जांच एजेंसियां जांच कर रही है, पूरी एक पहलू निकाल के ला रही है कि वो नाबालिग है या नहीं है, या उसके साथ अगर ऐसा कोई सुधा मिश्रा आपकी कोई टिप्पणी होगी इस पर? तो ये जांच एजेंसी का काम है, इसमें हमें थोड़ा शांति रखना चाहिए।
ये कौन सा तरीका है कि जांच हो नहीं पाई? अब तो कैप्टन साहब भी मुझ पर भड़क गए, आप खुश होंगे? लगा दो। कैप्टन साहब ने भी आरोप लगा दिया, आप मुझे बोलने नहीं देते। शिवम जी, मुझे आपके ऊपर आरोप लगाने का कोई शौक नहीं है। मैंने अपनी बात मेरा फर्ज से मैंने बोला। ठीक है। अभी आदरणीय आईटी सर बोल रहे थे कि जो पिता झूठ बोल रहा होगा, न जाने कौन कौन झूठ बोल रहा होगा। आपको पता है ना कि यूनाइटेड आपका जो वर्ल्ड रेसलिंग फाउंडेशन है, उसने आपको आपके देश भारतीय कुश्ती संघ को बर्खास्त करने की धमकी दी है। इससे देश का नाम बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। देश का नाम बहुत ऊपर बड़ा होगा। देश का नाम इतना बड़ा हुआ होगा कि देश वैश्विक पटल पे हमारा नाम पहली बार यूनाइटेड रेसलिंग काउंसिल ने हमें कहा कि अगर इससे काम नहीं होगा तो हम आपको बर्खास्त कर देंगे 45 दिन के बाद काम नहीं हुआ तो इससे आपके देश का नाम हुआ है। सबको बधाई। यहाँ पे जो बातें हो रही हैं, बच्चियों ने जो आरोप लगाए, सर प्लीज बोलने दीजिए, सर प्लीज बोलने दीजिए। महिलाओं के बारे में बात है, आप लोग हर जगह मजाक बना लेते हैं। झंडे दिखवाएंगे, ये सब राहुल गांधी यही सर बोलने दीजिए प्लीज। राहुल गांधी यही मैं आपके बीच में नहीं बोली हूँ। कैप्टन साहब सुन लीजिए, कैप्टन साहब प्लीज सुन लीजिए, कैप्टन साहब सुन लीजिए, फिर मुझे प्रेम सर के पास जाना, वो जाने वाले हैं। हाँ कैप्टन साहब सुन लीजिए प्लीज। शिवम जी, इस देश का सबसे बड़ा जो दुख का कारण है, इस देश में जो आधी आबादी है, आधी आबादी के लिए आप कानून कुछ ही बना दीजिए, लेकिन जब इसको करने की बात आती है तो इस तरह की बातें होती हैं और मंच में बैठ के इस तरह बोलने नहीं दिया जाता है। अगर बच्चियों के उम्र को लेके बात हो रही है, बच्चियों ने जो आरोप लगाए हैं पिछले वर्षों के लगाए हैं, तो क्या बच्चियां बड़ी नहीं हो रही है? क्या कैसे ये लोग इस तरह बातें कर सकते हैं? अगर बच्चों ने आरोप लगाए, क्या आपके घर के बच्चे होते, क्या आपके घर की बच्चियों ने आरोप लगाए होते, तब भी आप यही बोलते? तब आप ये नहीं बोल रहे होते, तब आप कहते हैं कि मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं अपने बच्चों के सम्मान में आगे ना रहूंगा। लेकिन आज देश के पहलवानों की बात है तो आपको ऐसी बातें आ रही है। अरे कम से कम महिला होने के नाते महिलाओं के सम्मान में आप एक बार अपने आदरणीय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री से कहिए कि कम से कम इस मसले पे ध्यान देके, जिनको उन्होंने घर की बेटियां कहा था, उनके ऊपर उन्होंने जब कुछ बात कही है तो उसकी जल्दी से जल्दी, अरे बोलने दीजिए, नहीं दे रहा था। कैसे पीछे आप कर रहे हैं? रोकिए पहले। ठीक है प्रेम सर, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है वो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के बाहर मैसेज नहीं जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया के जरिए, इंडियन मीडिया के जरिए हिंदुस्तान के बाहर मैसेज जा रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो या कोई दूसरा देश हो। हिंदुस्तान में पहलवानों के साथ जो सलूक हुआ वो सबने देखा 28 तारीख के दिन। कल शाम की तस्वीरें किस तरह से सिसक सिसक के हिंदुस्तान की बेटियां रो रही थी वो सबने देखी। और राहुल गांधी ने अमेरिका में क्या कहा वो सबने देखा। राहुल गांधी ने लंदन में क्या कहा वो सबने देखा। कि राहुल गांधी के लिए अलग से कानून बनाओ। देखिए, बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ हाँ कि हम आप यहाँ बैठे पैनलिस्ट, कोई कांग्रेसी, कोई भाजपाई, कोई विचारधारा से इधर या उधर हो सकती। यहाँ की घटना पर एक राय हम बनाए तो ये संभव नहीं, ऐसा हो सकता है। लेकिन दुनिया हमारे देश में घट रही इन घटनाओं पर कैसे देख रही है, ये एक महत्वपूर्ण बात है, इस पर नजर डालना जरूरी है। ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने जो बातें कही हैं, ये महिला पहलवान के साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ, जिस तरह से उनको घसीटा गया, कचरे के बोरे की तरफ फेंका गया, वो निंदनीय है। उसने कहा कि जो 45 दिन के भीतर संगठन का रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का इलेक्शन होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो हम उसको बैन कर देंगे, मतलब निलंबित कर देंगे। और निलंबन के दौरान अगर मैच होता है ग्लोबल लेवल पर तो भारत के खिलाड़ी तिरंगा लेकर नहीं जा सकते। अब ये समझ लीजिए कि देश का कितना बड़ा अपमान होने वाला है अगर इस मुद्दे पर तुरंत संज्ञान नहीं लिया जाता। दूसरी बात जो आई इसको लेकर के बर्थ सर्टिफिकेट और ये सब, आप देखिए मजिस्ट्रेट के सामने अगर धारा 164 के तहत लड़की का बयान यौन उत्पीड़न के मामले में होता है तो फिर किसी और सबूत की जरूरत नहीं रह जाती है, सीधे जेल भेजा जाना चाहिए। पॉक्सो एक्ट तो उसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने ऐसा नहीं किया ताकि ऐसी कुछ बातें आए। और यही ब्रिजभूषण शरण सिंह दावा कर रहे थे कि पॉक्सो एक्ट हटवा के रहेंगे, शायद इसी आधार पर दावा कर रहे होंगे कि परिवार का कोई आदमी ऐसा बयान दे देगा, परसेप्शन क्रिएट होगा। सवाल यह है कि जिस सर्टिफिकेट के आधार पर मेडल मिले हैं
वो सर्टिफिकेट माना जाएगा या कोई चाचा और मामा कह देगा वो सर्टिफिकेट होगा? और अगर वो भी है तो वो भी अलग बात, लेकिन इसका फायदा आरोपी को तो नहीं मिलना चाहिए ना। कोई भी सगा संबंधी अपने पहलवान महिला जो पहलवान है उसके पक्ष के लिए बोलेगा कि उसका नुकसान करने के लिए बोलेगा? यही पर इंटेंशन समझ में आता है। तो ये सब भ्रमित करने वाली बातें हैं। न्याय नहीं हो रहा है, पीड़ितों के साथ जिनको खड़ा होना चाहिए वो खड़े नहीं हो रहे हैं। ये सच्चाई है, दुनिया देख रही है और सबको शर्मिंदा होना चाहिए, चाहे वो भाजपा में हो चाहे वो भाजपा से बाहर हो। पीड़ित के साथ खड़ा नहीं हो रहे हैं तो आप शर्म की वजह हैं। जी नहीं सर, कल सबसे बड़ी बात तो ये देखने को मिली कि कोई राजनीतिक दल तक नहीं गया उन बच्चों को रोकने के लिए, खाप और किसानों के अलावा, जो उनको रोके कि आप ये मेडल क्यों बहा रहे हैं, खून पसीने की गाड़ी कमाई जो आपने विश्व पटल पर हासिल की वो आपको नहीं बहाने चाहिए ऐसे। लेकिन ना कांग्रेस गई, ना बीजेपी गई, ना इनके कोई नेता गए। लेकिन प्रेम कुमार सर, आपसे मेरा एक और सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि जब तक राहुल गांधी है मोदी को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की जीत में राहुल गांधी का एक बड़ा योगदान है। राहुल गांधी कुछ ना कुछ मंच से ऐसा कह देते हैं जिसको बीजेपी भुना बैठती है। तो क्या वाकई में ऐसा है या ये फिर कहें कि जो बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया राहुल गांधी के ही चलते? देखिए शिवम जी, ये बातें कही जाती थी, हाँ, अब ये बात इतिहास हो चुकी है। हाँ, अब तो ये है कि राहुल गांधी के बारे में बोले बगैर बीजेपी का एक दिन नहीं कटता। हाँ, पहले ट्यूबलाइट बोलते थे प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी को, पहले पप्पू बोला करते थे यही लोग, लेकिन आज हिम्मत है बोलने की ट्यूबलाइट और पप्पू। ये परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन राहुल गांधी ने खुद से लाया है। उसने भारत जोड़ो यात्रा का योगदान है, उसके बाद मिली चुनावी जीत का योगदान है, जनता से कनेक्शन हुआ है। इस कारण से राहुल गांधी का राजनीतिक कद बढ़ा है। ये बात मानने में किसी को संकोच नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के नेता भी इस बात को मानते हैं, संघ के नेता तो खुलकर कह चुके हैं कि राहुल गांधी का जो कद है बढ़ा हुआ। ये अब मुश्किल है, मुश्किल टास्क हो गए, मुश्किल प्रतिद्वंदी हो गए राहुल गांधी। बीजेपी इस बात को समझ रही है, नहीं तो प्रधानमंत्री जी तो नाम भी लेना नहीं चाहते अपने मुंह से, बगैर नाम लिए हुए भाषण देते हैं। वो चांदी की चम्मच से पैदा हुए लोग, शहजादे और ऐसे ऐसे बातें कह करके वो राहुल गांधी को संबोधित करते थे, लेकिन आज उनको नाम लेकर के बोलना पड़ रहा है। ये फर्क आया। राहुल गांधी की ये वाली यात्रा थी और उन्होंने कहा जब मैं कश्मीर में प्रवेश किया कैप्टन भदौरिया, राहुल गांधी एक प्रतिद्वंदी हो गए हैं बीजेपी के लिए, सीधी टक्कर है राहुल गांधी से आपकी। राहुल गांधी को मैं कुछ मानता ही नहीं हूँ, वो तो एक हंसी का पात्र देश में है और इससे ज्यादा। तो आपके बड़े बड़े नेता फिर क्यों रोजाना सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर देते हैं? कुछ मानते नहीं करते। जिस तरह से वो आज विदेश में जाके हमारे देश को बदनाम करेंगे तो क्या ऐसे नालायक को गाली नहीं दी जाएगी? तो हमारे देश को जाके विदेशों में बदनाम करता है, पे ध्यान आना चाहिए। अपने माँ बाप को बदनाम करे, अपनी कांग्रेस। शिवम जी, इनके शब्दों की मर्यादा समझाइए, नालायक नहीं बोल सकते ये, कुछ भी बोलना होता है इन लोगों को बैठ के मंचों पे। शब्दों की गरिमा का ख्याल रखते हुए आप एक दूसरे से बात करें प्लीज। विदेश में गाली देगा भदौरिया साहब, पकड़ना चाहिए क्या? ऐसे शख्स पर तो मुंह काला करके बुलाना चाहिए। तो हमारे आप शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। शब्दों की मर्यादा क्या राहुल गांधी ने रखी? आपसे गुजारिश है कि कम से कम बात करते समय शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखें। आप ऐसे शख्स का मुंह काला करके जूतों की माला पहना। शिवम जी, आप लोग राहुल गांधी को प्रतिद्वंदी मानते हैं नहीं मानते हैं? कैप्टन भदौरिया बताइए, राहुल गांधी से चुनौती है कि नहीं? कांग्रेस पार्टी से चुनौती है, बीजेपी की किससे चुनौती है? मैं एक जोकर से ज्यादा राहुल गांधी को कुछ नहीं मानता हूँ। अच्छा, आप कर्नाटक हार गए, आप कर्नाटक हार गए, प्रधानमंत्री ने कितनी रैलियां की थी वहाँ? आप कर्नाटक, एक सेकंड में आ रहा हूँ आपके पास, सुधा मिश्रा में आपके पास आ रहा हूँ प्लीज। ये क्या क्या बोल रहे हैं आप? सुनते आ रहे हैं कर्नाटक में ये क्या क्या बोल रहे हैं? कैप्टन भदौरिया, किसी भी नेता के बारे में इस तरह की टिप्पणी टीवी पे शोभा नहीं देती। आप तर्क के साथ बात को रखिए। इसके साथ आपके पास तर्क नहीं है, आप तर्कहीन हो गए, आप तर्कहीन हो गए कैप्टन भदौरिया। तर्क के साथ बातों को रखिए प्लीज, गुजारिश है मेरी, गुजारिश है मेरी, तर्क के साथ बातों को रखिए। प्रधानमंत्री ने, एक सेकंड, आपने कहा आप राहुल गांधी को कुछ नहीं मानते, एक सेकंड, आपने कहा कैप्टन भदौरिया कि आप राहुल गांधी को कुछ नहीं मानते। प्रधानमंत्री ने कितनी रैलियां, जनसभाएं कितनी कर्नाटक में, और राहुल गांधी ने कितनी की थी, और किसकी सरकार बनी वहां, बताइए आप। अब दो शब्द बीच में बोले ना, मुझे बोलने दें। ठीक है, जल्दी से, 30 सेकंड के अंदर। हाँ, आप देखिए
कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर था, हाँ। 1% भी मेरा कम नहीं हुआ है। अगर जीडीएस का वोट कम हुआ है और वो किसके साथ शिफ्ट हुआ है, कांग्रेस में, तो उनकी जीत उस वजह से हुई है। हमारा वोट नहीं टूटा, हमारा जितना वोट परसेंट था आज भी वहां पर। और हो सकता यदि कि कहीं हमारी छोटी पूरी गलतियां रही जिसको ठीक समय से ठीक नहीं कर पाए, वो भी हार का कारण हो सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि राहुल गांधी की जीत हो गई। राहुल गांधी को दुनिया नकार चुकी है। और आपने कहा कि शब्दों की, बिल्कुल, मैं भारतीय सैनिक रह हूं, मैंने अपने देश पे शरीर पे गोलियां खाई है देश के लिए। हमारे देश में सबसे प्यारा देश है। अगर हमारे देश को कोई गालियां धरती पे देगा, मैं उसको जूते मारूंगा, बहुत शुक्रिया आपका कैप्टन दौरिया, सुधा मिश्रा आपका शुक्रिया, रमेश मोहन श्रीवास्तव आपका शुक्रिया और हमारे साथ प्रेम कुमार सर थे। प्रेम सिंह सर आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस मुद्दे पर आप लगातार देख रहे थे बहस, क्योंकि राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान जो भाषण उन्होंने दिया उसकी सियासी आंच अब आ गई है देश तक। और देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर हिंदुस्तान का अपमान कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो हिंदुस्तान में हो रहा है वो बताया जा रहा है। अपने लोगों के बीच राहुल गांधी बात कर रहे थे, भारतीय लोग थे, कोई गैर लोग नहीं थे, तो इसमें हिंदुस्तान का अपमान कैसे भाई। और इसी के साथ चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।